आज की हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि इंडियन कंपनीज किस तरीके से फ्रॉड कर रही है और कौन से फ्रॉड की मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं अकाउंटिंग फ्रॉड की। जितने भी आप फ्रॉड सुनोगे, चाहे वो सत्यम का स्कैंडल हो गया या फिर IL&FS का फ्रॉड हो गया, DHFL की बात करें, हम लोग एनरॉन की बात करें, वर्ल्डकॉम की बात करें, जितने भी बड़े बड़े आप स्कैंडल सुनोगे सारे के सारे अकाउंटिंग फ्रॉड होते हैं। भैया अकाउंटिंग फ्रॉड मतलब ऐसा क्यों होता है? तो देखो मैं आपको लॉजिक सुनाता हूँ, इसके पीछे क्या होता है सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। जब भी आप कंपनी के मालिक हो, ठीक है, आपने पूरे साल में कुछ भी करा हो, जो भी सेल्स करी हो, प्रॉफिट करी हो, अल्टीमेटली आप उसको क्या प्रेजेंट कर रहे हो दुनिया वालों के सामने, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। और वो कैसे घुमाया जाता है? अकाउंटिंग के थ्रू चीजें घुमाई जाती है ताकि एक अच्छी पिक्चर नजर आए, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, एक बैलेंस शीट की, जिसके ऊपर बाकी जो जनता है वो भरोसा करे। भरोसा करे क्या मतलब है? तो यहाँ पे फ्रॉड रीजंस क्या होते हैं, क्यों करता है एक बंदा फ्रॉड, उसको समझते हैं। क्या होता है कि अकाउंटिंग फ्रॉड क्यों करा जाता है? क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट के अंदर ना एक एक्सपेक्टेशन है मेरे शेयर प्राइस को लेकर कि भैया अगर इससे कम सेल्स आई या इससे कम प्रॉफिट आया तो मेरा शेयर का प्राइस टैंक कर जाएगा। तो कुछ लोग जो होते हैं वो उस प्रोस्पेक्टिव से काम करते हैं कि भैया ताकि मेरा शेयर का प्राइस नहीं डूबे तो इसको बचाओ। दूसरा रीजन क्या हो सकता है? दूसरा रीजन ये हो सकता है, जैसे मान लो मेरी बैलेंस शीट के ऊपर मेरे को लोन चाहिए, जैसे IL&FS की मैं बात करूं, तो वहां पर क्या है, अगर वो बैलेंस शीट को, प्रॉफिट एंड लॉस को अगर वीक दिखाएंगे तो कोई भी उनको फर्दर लोन नहीं देगा, तो वो आगे चीजों में, प्रोजेक्ट में फंडिंग कैसे कर पाते हैं। ठीक है, तो हमने IL&FS के अंदर ये बात करी थी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि कुछ लोगों को अपनी रिस्पेक्ट इतनी प्यारी होती है कि भैया उन्होंने खानदानी उनका बिजनेस होता है, वो कहते हैं कि यार हम डूबते हुए नहीं दे सकते अपना बिजनेस, अपने बिजनेस की अपनी शेप अच्छी रखनी है। ठीक है, भले ही बिजनेस में कुछ भी हो रहा हो, ठीक है, वो एक्चुअल में सेल्स नहीं हो, बैलेंस शीट खराब हो बिल्कुल, लेकिन हमें दिखाने दुनिया वालों को अच्छा है, तो दुनिया वालों को दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अकाउंटिंग घुमानी पड़ती है और वो घुमाकर लोगों को प्रेजेंट करा जाता है मार्केट के अंदर। तो फिर आपको समझ में आएगा अकाउंटिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके थ्रू ये जो जितने भी बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं वो क्यों अकाउंटिंग के हिसाब से होते हैं। ठीक है, ऑडिटिंग प्रोफेशन को जो लोग सोचते हैं ना यार ऑडिटिंग प्रोफेशन ऐसी है, ठीक है यार जाके चेक कर लिया, नहीं भैया अकाउंटेंट जो है घुमा देगा, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर बात करेंगे, एक एक आइटम उठाएंगे, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का, बैलेंस शीट का आइटम उठाएंगे और उसके अंदर हम बात करेंगे किस तरीके से चीजों को घुमाया जाता है। ठीक है, मेरे पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर, जो मैंने पढ़ा है उसके बेसिस पर आप लोगों को बताऊंगा चीजों को किस तरीके से घुमाया जाता है, ताकि अगर आप या तो एज एन ऑडिटर कहीं जा रहे हैं या फिर एक अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि चीजें हो किस तरीके से रही है मार्केट के अंदर, ताकि अगर आप लेट से इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर तो चीजें आपको पता भी हो कि हाँ किस तरीके से चीजें हो रही है, या फिर अगर आप ऑडिट करने जा रहे हैं तो आपको चीजें पता हो कि किस तरीके से करनी है। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी एक बड़ी ऑडिट फर्म के अंदर जाना चाहते हैं तो आप मेरे जो प्रैक्टिकल सिनेरियो के ऊपर, रियल लाइफ सिनेरियो के अंदर जो मैंने ऑडिट के ऊपर कोर्सेज बनाए, मास्टर ब्लास्टर ऑफ इंटरनल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, वो आप चेकआउट कर सकते हो, जिससे आपको जानने को मिलेगा ग्राउंड पे किस तरीके से वर्क होता है, जो आपके टेक्निकल राउंड के अंदर आपको हेल्प करेगा जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। तो जरूर से चेकआउट करना। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक कंपनी ओपन करी हुई है, इसका वन बाय वन जितने भी लाइन आइटम है ना उसके अंदर समझेंगे कि कंपनी क्या खेला खेलती है। ठीक है, एक करके समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है कंपनी के लिए पूरे प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के अंदर वो होता है रेवेन्यू। ठीक है, तो रेवेन्यू में खेला खेलती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने ये एग्जांपल ले रहा हूँ, राम एंड श्याम चावल वाला लिमिटेड, एक डमी कंपनी बना रखी है। ये जनरली मैं जो अपने कोर्सेज हैं, ठीक है, उसके अंदर राम एंड श्याम चावल वाला लिमिटेड का एग्जांपल लेता हूँ, तो उसी की फाइनेंशियल हम लोगों ने यहाँ पर उठा लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू था जो इन करोड़ है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बैलेंस शीट बनी हुई है, प्रॉफिट एंड लॉस बना हुआ है और यहाँ पर एक बैलेंस शीट बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों चीज बनी हुई है। अब यहाँ पर क्या है आप समझो, यहाँ पर ये रेवेन्यू है। अब मान लो कंपनी को एक एडजस्टमेंट मारनी है, इस जो रेवेन्यू है इसको बढ़ाना है, क्या करेगी कंपनी? ठीक है, तो एक मान लो 500 करोड़ से कंपनी को रेवेन्यू बढ़ाना है, ठीक है, एडजस्टमेंट मारेगी। अब क्या एडजस्टमेंट मारे ऐसी जिससे 500 करोड़ से रेवेन्यू बढ़ जाए, ठीक है, और कोई दिक्कत भी ना हो, ऑडिटर को पता भी ना चले और चीज घूम जाए अकाउंटिंग। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, एक राउंड ट्रिपिंग करती है। यानी कि राउंड ट्रिपिंग भैया मतलब देखो क्या करेगी, जैसे मान लो ये है राम एंड श्याम चावला लिमिटेड, इसका नाम है आर क्या करेगा, आर जो है वो आगे सेल करेगा लेट्स से एस को। ठीक है, एस जो आगे सेल करेगा वो करेगा टी को, टी जो आगे अगेन सेल कर देगा वो कर देगा आर को। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे क्या हुआ, आर की सेल्स में एक बार सेल्स आ गई और जब टी ने आर को सेल करा दोबारा से तो ये परचेज आ गई। ठीक है, इसको बोलते हैं हम राउंड ट्रिपिंग। यानी कि एक की फाइनेंशियल मतलब एक बार सेल्स भी बुक हो गई, एक बार परचेज भी बुक हो गई और ऐसा लगा
कि भैया सेल और परचेज दोनों चीज हुई है और इस तरीके से लग रहा है कि रेवेन्यू जो है वो बढ़ गया है। तो यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ाने का ये काफी कंपनी जो है ये राउंड ट्रिपिंग यूज करती है, ठीक है। मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस में भी देख चुका हूँ, तो काफी ये जो है बहुत जेनरिक मेथड है, ठीक है, इन्फ्लेट करने का। तो यहाँ पे क्या करा, कुछ भी ऐसी चीज सेल कर दी जिससे मेरा रेवेन्यू 500 करोड़ से बढ़ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे 500 करोड़ से बढ़ा दिया, और ये जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है यानी कि ये इसके अंदर परचेज का भी इंपैक्ट होता है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकाला जाता है, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आ गया, तो यहाँ पे परचेज के अंदर एडजस्टमेंट आ गई। तो यहाँ से 500 करोड़, यहाँ से ये घटा नहीं बढ़ा, ठीक है, यहाँ से 500 करोड़ बढ़ गया और यहाँ से 500 करोड़ बढ़ गया। इम्पैक्ट क्या हुआ पूरे फाइनेंशियल के ऊपर, जीरो। सिर्फ ये हुआ कि मेरा प्रॉफिट, एक जगह से मेरा रेवेन्यू बढ़ गया और एक जगह से मेरे परचेजेस बढ़ गए। ऐसा लगने लगा कि भैया कंपनी के अंदर रेवेन्यू बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये रेवेन्यू बढ़ाने का तरीका है। अब यहाँ पे कंपनी एक चीज और खेल सकती है। यहाँ पर मान लो इसकी जगह परचेज दिखा दी 490 की, माल गया 500 का, परचेज दिखा दी 490 की, उसी माल को वापस ले लिया और 490 की परचेज दिखा दी, जिसके अंदर बैलेंस शीट के अंदर बाकी जो है 10 का जो एडजस्टमेंट हुई वो कहाँ पर हो गई, जो कैश फ्लो जो है उसके अंदर हो गई, ठीक है, जो मेरा कैश एंड बैंक है उसके अंदर हो गई यहाँ पर। तो इस तरीके से भी एडजस्टमेंट जो होती है वो कंपनी यहाँ पर करती है, ठीक है। 10 की यहाँ पे नीचे, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा 10 का जो है वो प्रॉफिट आ गया एक तरीके से, तो प्रॉफिट की जो एडजस्टमेंट होगी वो कैश एंड बैंक बैलेंस के अंदर हो गई। एक भाई हम एग्जांपल ले रहे हैं कि डेटर्स और क्रेडिटर्स रियलाइज हो गए, ठीक है, डेटर्स और क्रेडिटर्स रियलाइज हो गए, यानी कि जिनको ये सेल करी उससे पैसा आ गया और जिनको परचेज करी जिससे उसको मैंने पेमेंट कर दी, तो उस केस के अंदर 10 रुपए का मेरा प्रॉफिट आ गया, तो वो मेरा कैश एंड बैंक बैलेंस के अंदर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर अल्टीमेट मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि भैया इस तरीके से रेवेन्यू को इन्फ्लेट करा जाता है, ठीक है। पहला जो मेथड है वो ये है। अब यहाँ पर अब किस तरीके से पकड़ना है तो वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हम ये समझते हैं कि किस तरीके से क्या क्या मेथड होते हैं। तो पहली एडजस्टमेंट इस तरीके से हो गई। दूसरे में क्या होता है, दूसरा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो जैसे इस कंपनी के पास जैसे कुछ फिक्स सेट्स आ रहे हैं या इंटेंजिबल एसेट्स आ रहे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट आ रही है, ये सेल कर दी। ये क्या करा, कंपनी ने सेल कर दी, कोई भी चीज सेल कर दी, या फिर मान लो लोन ले लिया, कहीं से भी कुछ भी पैसा आया वो दिखा दिया कि रेवेन्यू है। कहीं से कुछ भी पैसा आ रहा है उसका बिल काट दिया, भैया ऑडिटर ये तो चेक नहीं करता कि उस जो ऑडिटर को ये तो पता चला कि पैसा आया, ठीक है, सारी चीजें उसने चेक कर ली, उसने बिल भी चेक कर लिए। अब भैया माल जा रहा है एक्चुअल में नहीं जा रहा है, वो सारी चीजें ऑडिटर चेक नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ से एक्चुअल में जो चीज ट्रांजेक्शन हुई, यानी कि मेरा जो फिक्स रेट्स है वो बाहर हो गए, ठीक है, या फिर मेरा जो बोरिंग्स है वो मेरी आ गई, लेकिन एक्चुअल में बोरिंग्स ना दिखा के पैसा जो आया उसके अगेंस्ट में हमने क्या दिखा दिया कि सेल्स हुई है। ये तो अल्टीमेटली यहाँ पे पर्पस क्या है, पर्पस ये है भैया कहीं से भी कुछ भी पैसा आए ये दिखा दो कि रेवेन्यू आया है, ठीक है। ये दिखाओ मत कि बोरिंग्स हमने ली है या फिर हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सेल करा, ये दिखाओ मत, ठीक है। यहाँ एडजस्टमेंट ही मत करो, ठीक है। मान लो एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो 50 करोड़ की आपने इन्वेंट्री सेल करी, ठीक है, 50 करोड़ की यहाँ पे इन्वेंट्री सेल करी, तो यहाँ 50 करोड़ का आपने पीपी सेल करा, लेकिन 50 करोड़ का पीपी ना दिखाकर आपने क्या करा, इन्वेंट्री को आउट कर दिया एक जगह पर और यहाँ पे आपने सेल्स को बढ़ा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से भी एडजस्टमेंट जो होती है कई लोग करते हैं। बोरिंग्स पैसा आया कहीं से, उसको एडजस्ट कर दिया, तो इस तरीके से भी चीज जो होती है वो एडजस्टमेंट करी जाती है। एक तीसरा तरीका जो जनरली लोग यूज करते हो, क्या करते हैं कि भैया जैसे मान लो इन्वेंट्री आ रही है यहाँ पर, ठीक है, इन्वेंट्री आ रही है। अब यहाँ पर ये आ तो इन्वेंट्री रही है, ठीक है, यहाँ पे अंडर ये लेट से कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो अंडर कंस्ट्रक्शन है ये अभी, ठीक है, इन्वेंट्री के अंदर अभी आ रहा है आपका। तो लोग क्या करेंगे, वो भैया कंप्लीट दिखाकर इसको फटाफट सेल कर देंगे बिना सेल हुए, ठीक है, कि भैया सेल हो गई हमारी, तो ठीक है, सेल दिखा देंगे और कस्टमर को यहाँ पे खड़ा कर देंगे ट्रेड रिसीवेबल में, ठीक है। तो इस तरीके से भी लोग करते हैं कि भैया मतलब जैसे मान लो नेक्स्ट ईयर सेल बुक करनी है या फिर उसको 1-2 साल बाद बुक करनी है, आज ही मैं रिकॉग्नाइज कर लूंगा उस सेल्स को। तो लोग ऐसा भी कर रहे हैं जिसके अंदर क्या होता है कि प्री मैच्योर सेल्स बुक कर लेते हैं, ठीक है। कई बार तो क्या होता है, जैसे मान लो कि आप अगर गुड्स जैसे राम एंड श्याम चावल वाला लिमिटेड है हमारे केस के अंदर, तो मान लो इसकी चावल की डिलीवरी होनी है, तो रिस्क मेरा जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये बोलता है कि जब तक मेरा रिस्क ट्रांसफर नहीं होगा, एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, जब तक मेरी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं होगी तब तक मैं अपने सेल्स रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। लेकिन मान लो कि अभी तक हुआ नहीं और मैंने रिकॉग्नाइज कर दी, ठीक है, क्योंकि 31 मार्च आ रहा है, मेरे को दिखाना है, टारगेट मेरे को पूरे करने हैं अपने, ठीक है। तो उन सब चीजों की वजह से क्या होता है कि जल्दी प्री मैच्योर सेल्स भी रिकॉग्नाइज हो जाती है। कभी कभार उल्टी सीधी सेल्स रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक है, कभी कभार उल्टी सीधी सेल्स रिकॉर्ड कर देते हैं। उस सेल्स रिकॉर्ड करके उसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट मंथ के अंदर सेल्स को रिटर्न दिखा देते हैं, ऐसा भी लोग करते हैं। तो ये सब चीजें आपको थोड़ा सा देखना होगा जब आप एज एन ऑडिटर जा रहे हैं, ठीक है, कि भैया इस तरीके से भी चीजें मार्केट के अंदर हो रही है।
एक जो और काफी बार जो देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि भैया जो फॉरेक्स का जो रेट होता है, क्योंकि जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है, फॉरेक्स का जो रेट होता है वो आपको लेना होता है, जो भी हमारी एक्साइज कस्टम ड्यूटी होती है उनके जो रेट होता है, डिफाइंड रेट होता है, वो लेने होते हैं। लेकिन लोग अपने हिसाब से रेट ले लेते हैं ताकि वो सेल्स को इन्फ्लेटेड दिखा सके। तो वो चीज भी आपको ध्यान रखनी होगी, काफी सारे लोग ऐसा भी करते हैं। ये सब तो ठीक है जो आपने बताया, लेकिन ये रेवेन्यू के अंदर पता कैसे चलेगा कि फ्रॉड हो रहा है या ऐसा कंपनी चीजें घुमा रही है? तो इसके अंदर जो सबसे बढ़िया तरीका है वो है एनालिटिकल करना, ठीक है। मंथ ऑन मंथ वेरिएंस निकालो, ठीक है, पार्टीज को एनालाइज करो, ठीक है, ट्रेड रिसीवल को मंथ ऑन मंथ देखो, रेशियोज निकालो डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। उससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि कंपेरेबल चीजें बन जाएंगी कि अच्छा किस तरीके से क्या चीज अंदर हो रही है, ठीक है। तो वो चीज आप रेशियोज एनालिटिकल करके ये सब चीजें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। सब्सिक्वेंट सेल्स रिटर्न देखो कि सब्सिक्वेंट डाटा क्या हो रहा है, ठीक है, सब्सिक्वेंट क्या हो रही है सेल्स के अंदर हलचल, ठीक है। अभी मैंने जो सेल्स रिकॉग्नाइज कर दी, ऐसा तो नहीं बाद में कोई चीज हो रही है, पीरियड एंड में सारी चीजें करी जाती है, ठीक है। जहां पर जैसे मान लो मार्च है तो मार्च के अंदर ये सारी चीजें करी जाएंगी, तो आप उसको मार्च को कंपेयर करो कि भैया ऐसा तो नहीं है कि फैब और जैन के अंदर सेल्स है 10 करोड़ की और मार्च के अंदर रिकॉग्नाइज कर दी 1000 करोड़ की, तो उसके पीछे रीजन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये सब चीजें आप एनालिटिकल करके ही आप कर सकते हो, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट्स देख के तो आप सेटिस्फाई हो जाओगे, आपको लगेगा भैया सब कुछ सही है, क्योंकि एक एज एन ऑडिटर जनरली आप सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्स देखते हो, ठीक है, कि चीजें कैसे कैसे रूट हो रही है, लेकिन एक्चुअल में वो चीज हुई है नहीं हुई है वो चीज नहीं पता चल पाती। तो एनालिटिकल करके आप वो चीजों को थोड़ा सा आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि चीजें किस तरीके से अंदर हो रही है, ठीक है। तो सेल्स की हमने ये बात करी, उसी तरीके से जो लोग होते हैं, ठीक है, यहाँ पर सेल्स के अंदर इस तरीके से चीजें करते हैं। अब उसी तरीके से एक्सपेंसेस में भी चीजें घुमाई जाती है। तो सबसे जो बढ़िया तरीका है घुमाने का वो क्या होता है, एक्सपेंसेस को कैपिटलाइज कर दो भैया, ठीक है। यहां पर अगर मेरे को एक्सपेंसेस कम दिखाने हैं, इसको कैपिटलाइज कर दो, ठीक है, कि भैया ये तो मेरे फिक्स रेट्स या फिर जो मेरा CWIP में जो पड़ा हुआ है माल उसके अंदर यूटिलाइज हो रहे हैं, तो खर्चे मेरे रिपेयर एंड मेंटेनेंस कोई भी चीज का हो रहा है छोटा मोटा, भैया ये तो मेरा फिक्स रेट्स का पार्ट है, इसको कैपिटलाइज कर दो, ठीक है। हमने ये वर्ल्डकॉम वाले केस में भी एग्जांपल लिया था। वर्ल्डकॉम जो है वो टेलीकम्युनिकेशन के अंदर था, तो क्या करता था कि जैसे मान लो एक ऑपरेटर, जो वर्ल्डकॉम का जो ऑपरेटर है, जो वर्ल्डकॉम का जो कंज्यूमर है, वो दूसरे कंज्यूमर को, दूसरे ऑपरेटर को कॉल कनेक्ट कर रहा है, तो उस समय पे क्या होता है, जो वर्ल्डकॉम है उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, जो वहां का जो ऑपरेटर है जिसको वो जिसकी लाइन यूज कर रहा है उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो उसके अंदर क्या होता है कि वो जो पेमेंट है वो कैपिटलाइज करी जा रही थी, ठीक है। तो जो एक्सपेंसेस जो आपके ड्यूरिंग द ईयर ही रिकॉग्नाइज होने चाहिए उसको भी कैपिटलाइज करा जा रहा था, ठीक है। उसके अंदर जो लाइन बिछाई हुई थी, ठीक है, जो लाइन बिछाई हुई थी वहां पर लाइन जो बिछी हुई थी उसका रेंट वो पे कर रहे थे, ठीक है, जो भी वो यूज कर रहे थे लाइन, जो पूरी ऑपरेटिंग जो लाइन होती है, कम्युनिकेशन की जो लाइन होती है, उसको वो उसका रेंट पे कर रहे थे, तो उसको वो कैपिटलाइज कर रहे थे उस रेंट को भी। तो भैया ये सब चीजें थोड़ी चलेंगी, तो ये कैपिटलाइज करके वो अपना प्रॉफिट दिखा रहे थे और काफी मेजर प्रॉफिट दिखा दिया था उन्होंने। तो अगर आपको केस स्टडी देखनी है तो आपको आई बटन में मिल जाएगी, काफी डिटेल में हम लोगों ने बात करी हुई है इसके अंदर। तो इस तरीके से कैपिटलाइज करके चीजें करी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी आप चीजें देखोगे, अब जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के अंदर कई लोग क्या करते हैं भैया, जो पेंशन का जो अमाउंट होता है उसको डिले कर देते हैं, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, ठीक है। ग्रेचुइटी के अंदर कुछ खेला खेल जाते हैं, ठीक है, कम एक्सपेंसेस दिखाने के लिए। तो ये सब जो होते हैं इसके अंदर, क्योंकि पेंशन अभी पे करनी नहीं है, या फिर जो सिर्फ रिकॉग्नाइज करना है आपको खर्चे, बाद में उसको आपको पे करनी है, तो उन सब चीजों के अंदर जो जहां पर उनको चीजें सुटेबल अपने हिसाब से चीजें जो है वो करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो और उनका पर्सपेक्टिव ये नहीं होता कि भैया हमेशा जिंदगी भर तक हमें ऐसा रखना है। जितने भी आप फ्रॉड देखोगे उनका पर्सपेक्टिव यही होता है, चाहे सत्यम हो चाहे जो मर्जी हो, ठीक है, उनका पर्सपेक्टिव ये होता है अकाउंटिंग अभी घुमाएंगे, जब चीजें ठीक हो जाएंगी, सिचुएशन ठीक हो जाएगी मार्केट के अंदर, तो हम इसको चीजों को ठीक कर देंगे। सबको, सबका पर्सपेक्टिव यही होता है। कोई भी ये नहीं चाहता कि मतलब फ्रॉड करते जाए, उसको कम्युलेटिव फ्रॉड करते जाए, ऐसा कोई नहीं चाहता। हर कोई यही चाहता है कि भैया एक समय के बाद हम चीजें एडजस्ट करें उसके अंदर। तो यहाँ पर इसलिए जैसे मान लो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है, तो लॉन्ग टर्म जो पेंशन वेंशन है उसको यहाँ पर चीजों को हटाया। अब कई लोगों को इबिट्टा जो होता है वो अच्छा दिखाना होता है। इबिट्टा यानी कि प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट और टैक्सेशन ऑल, ठीक है। तो उसके अंदर क्या करते हैं, फाइनेंस कॉस्ट और अदर एक्सपेंसेस के अंदर कई लोग खेल जाते हैं, चीजों को फाइनेंस कॉस्ट के अंदर दिखा देते हैं, जो कि फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट भी नहीं होता, ठीक है, तो उसके अंदर डाल देते हैं। तो इस तरीके से जो चीजें होती है वो करी जाती है मार्केट के अंदर, जिससे प्रॉफिट एंड लॉस को जो है वो इंपैक्ट करा जाता है। तो अभी हम बात कर रहे थे बैलेंस शीट के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, ड्यूरिंग द ईयर जो भी ट्रांजेक्शन हुई, खर्चा, सेल, जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाते हैं। जो भी एज ऑन डेट जो भी खड़ा हुआ है बैलेंस, वो जाता है मेरा बैलेंस शीट के अंदर। तो यहाँ पर हम बैलेंस
बैलेंस शीट और P&L को थोड़ा सा लिंक करते हुए चलेंगे, जिसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या क्या चीजें घुमाई जाती है। तो कभी कभार क्या होता है, जैसे मान लो जो भी मेरे लॉस मेकिंग असेट्स हैं, जो भी मान लो मेरे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कोई लॉस मेकिंग असेट्स आ रहे हैं या इंटेंजिबल असेट्स कुछ लॉस मेकिंग आ रहे हैं, मैं क्या करूंगा, एक एसपीवी क्रिएट करूंगा और उसको सेल कर दूंगा ये सारे असेट्स, और महंगे रेट के ऊपर। लोगों को लगे भैया ये तो प्रॉफिट आ रहा है कंपनी के अंदर, ठीक है, और मतलब कंपनी जो है अच्छे रेट पे सेल करा, और मतलब लोगों को नहीं पता ये नॉन ऑपरेटिंग जो लॉस मेकिंग असेट्स है उसको सेल कर दिया है, और यहाँ पे क्या करा, ज्यादा पैसे उठा लिए। अब ज्यादा पैसे एसपीवी के पास कैसे आएंगे, एसपीवी के पास जो एसपीवी है वो लोन लेकर फिर उसके बाद इसको पे करेगी। यहां पर लोन भी नहीं दिखा, पैसा भी आ गया, सब कुछ बढ़िया काम भी हो गया। तो इस तरीके से चीजें भी घुमाई जाती है, ठीक है। इन्वेंट्री को इन्फ्लेट कर दिया जाता है भैया, इन्वेंट्री को इन्फ्लेट कर दिया जाता है। इन्वेंट्री जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पर चेंज इन इन्वेंट्री के अंदर भैया जो भी खर्चे हैं, जो भी मेरे खर्चे हैं सारे लोड कर दिए इन्वेंट्री के अंदर, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक के अंदर सारे खर्चे लोड कर दिए और इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ा दी, ठीक है। मतलब कि जैसे मान लो कोई अनरिलेटेड खर्चा भी है, जैसे रिपेयर मेंटेनेंस हो रहा है किसी चीज का, वो भी लोड कर दिया भैया, कोई दिक्कत नहीं है, लोड कर दो, ठीक है। एडमिन के खर्चे हैं, ठीक है, फाइनेंस के लोगों की सैलरी है, वो भी लोड कर दिया इन्वेंट्री के ऊपर। इन्वेंट्री के जो वैल्यू होती है वो कैसे निकल के आती है, रॉ मटेरियल प्लस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, ठीक है, इन सब से निकल के आती है मेरी जो फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू होती है। तो यहां पर क्या करा, सब कुछ जो लोड कर दिया कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन के अंदर भैया, जैसे सैलरी है, एडमिन के लोगों की सैलरी है, फाइनेंस के लोगों की सैलरी, सब कुछ ऐड करके जो इन्वेंट्री की है वो वैल्यू इन्फ्लेट कर दी। यहां से क्या हुआ, मेरा P&L से यहाँ पे मेरा खर्चा भी कम हो गया और यहाँ पे मेरी बैलेंस शीट के अंदर असेट्स की वैल्यू भी बढ़ गई। तो एक निशाने से दो चीजें मर गई, ठीक है। तो जो भी होता है मुहावरा, तो वो चीजें यहाँ पर हो गई। तो यहाँ पर इस तरीके से भी चीजें जो होती है वो करी जाती है। उसके बाद जैसे मान लो मेरे को लायबिलिटी अब कम दिखानी है, तो यहाँ पे मेन प्रोस्पेक्टिव क्या होता है, लायबिलिटी कम दिखाओ, असेट ज्यादा दिखाओ, ठीक है। लायबिलिटी कम दिखानी है तो भैया मैंने क्या करा, मैंने एक्सपेंसेस ही अपने कम बुक कर दिए, पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस ही कम बुक कर दिए, सारी की सारी चीजें जो है एनालिटिकल और इन सब चीजें निकल के आएंगी। एक्सपेंसेस कम बुक कर दिए और मतलब जो बुक मैंने डिले कर दिया चीजों को, भैया नेक्स्ट ईयर बुक कर लेंगे, इस साल प्रॉफिट दिखाओ, नेक्स्ट ईयर दिखाई जाएगी, टारगेट इस साल के पूरे करो अपने। तो यहाँ पर इस तरीके से भी चीजें जो होती है वो घुमाई जाती है। उसके बाद भैया क्या होता है, शॉर्ट टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्लासीफाई कर दिया जाता है, ताकि ऐसा लगे कि भैया शॉर्ट टर्म में तो कोई रीपेमेंट ही नहीं है, तो लॉन्ग टर्म में रीपेमेंट है, तो नेक्स्ट ईयर तो कुछ पेमेंट ही नहीं करना। तो ये आप लोगों को लग रहा होगा छोटी मोटी चीज है, लेकिन इसकी वजह से सोचो कंपनी के गोइंग कंसर्न में पता चलेगा कि कितना बड़ा इंपैक्ट है, ठीक है। अगर मेरे लायबिलिटी मेरे को कम है, मेरी लायबिलिटी ज्यादा है मेरी, अगर करंट लायबिलिटी और मेरे एसेट्स कम है, तो क्या होगा, दिक्कत बढ़ जाएगी ना। जब भी तो हम करंट रेशियो चेक करते हैं कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो सकती। तो कई लोग क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स को दिखा देते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग, ठीक है। पे मेरे को करना है नेक्स्ट ईयर और दिखा दिया भैया कि ये तो लॉन्ग टर्म बोरिंग है हमारी, ठीक है। या फिर ऐसे मान लो कोई भी पिछले 5 साल से कोई अमाउंट ड्यू था, ठीक है, 5 साल बाद उसको कोई रीपेमेंट करनी थी। मान लो कंपनी ने 5 साल के लिए 500 करोड़ का लोन लिया, अभी तक तो 4 साल तक तो लॉन्ग टर्म में दिखा रही थी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब उसको शॉर्ट टर्म में दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ड्यू है वो। तो कंपनी अभी भी लॉन्ग टर्म में दिखा रही है, क्यों, क्योंकि भैया कंपनी को खतरा है कहीं ना कोई दिक्कत हो सकती है, इसलिए वो लॉन्ग टर्म में ही दिखा रही है। तो शॉर्ट टर्म में जाते ही कंपनी के दिखाई देगा, बैलेंस शीट के ऊपर इंपैक्ट आएगा बहुत बड़ा, कंपनी को लोन नहीं मिलेगा, कंपनी की बैलेंस शीट खराब दिखेगी, ठीक है। या फिर जैसे मान लो अब यहाँ पे फिक्स रेट्स है, फिक्स रेट्स के अंदर जो डेप्रिसिएशन की जो WDV SLM ये सब मेथड लगते हैं, ठीक है। आप आखिरी में रेजिडुअल वैल्यू निकालते हो, सारी चीजें निकालते हो, आप लोगों को लगता है छोटी मोटी चीजें हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी में चीज लिखी है, बेसिक सी तो चीज है, कोई दिक्कत नहीं, छोटा मोटा ऊपर नीचे हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी वजह से इंपैक्ट बहुत बड़े हो जाते हैं। तो वो चीज हमें ध्यान रखनी होगी कि कंपनी ऐसा तो नहीं है कि जो अपने डेप्रिसिएशन मेथड है उसके अंदर कोई खेला खेल रही है, कुछ ना कुछ चेंज वेंज कर रही है, तो वहां पर भी हमें वो चीजें भी ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार कंपनी ये भी करती है कि भैया जो उसके ईसॉप की जो लाइबिलिटी होती है, ठीक है, ईसॉप की जो लाइबिलिटी होती है उसको रिड्यूस कर देती है, और उस तरीके से ईसॉप, क्योंकि क्या होता है थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो लोगों को पता भी नहीं चलता कि कितनी लाइबिलिटी बुक करनी है, कुछ अजम्पशंस यूज करनी है, क्या यूज करनी है उसके अंदर, तो वो सब चीजें भी थोड़ा सा दिक्कत देती है, और वहां पर भी कंपनी खेला खेल जाती है और अपनी लाइबिलिटी भी कम कर लेती है, और उसके थ्रू क्या होता है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस को भी कम करके कंपनी जो है ज्यादा प्रॉफिट रिपोर्ट कर देती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो चीजें होती है, कंपनी जो होती है चीजों को घुमाती है, और कंपनी यहां पर जो होती है प्रॉफिटेबल दिखाती है, बैलेंस शीट के अपने जो बैलेंस शीट होती है वो अच्छी दिखाती है, और उसके थ्रू क्या होता है, शेयर प्राइस के ऊपर इंपैक्ट आता है, कंपनी को फंडिंग मिलने में आसानी होती है, कंपनी की इज्जत बनी रहती है, टारगेट्स मीट कर पाते हैं लोग अपने, और सब कुछ बढ़िया होता है। और कंपनी का पर्सपेक्टिव यही होता है, जैसे मैंने आपको बताया, किसी भी फ्रॉड के अंदर आप पढ़ोगे तो पर्सपेक्टिव यही होता है कि हम रिवर्स कर देंगे सही समय आने पर, अभी कंपनी की हालत खराब चल रही है तो ये सब चीजें करते हैं, अकाउंटिंग फ्रॉड करते हैं, जैसे जैसे टाइम ठीक होगा उस समय पे हम ठीक कर देंगे, लेकिन वो इस दलदल में इतने फंस जाते हैं कि चीजों को
रिवर्स नहीं करवाते और आखिरी में जाके चीजें कोलैप्स हो जाती है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हो, चीजों को समझ के उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जब आप पढ़ते हो एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशनशिप है, तो एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप के अंदर कितना रिकॉग्नाइज करना है रेवेन्यू, क्योंकि प्रिंसिपल तो पूरा करता है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज, लेट्स से 500 करोड़ का है तो 500 करोड़ पूरा करेगा, लेकिन जो एजेंट होगा वो सिर्फ कमीशन पार्ट को करता है। तो वहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली चीजें होती है। ठीक है, जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको समझ में आ रहा होगा जो मैं बोल रहा हूं। तो यहाँ पर इस चीज को हमें समझना होगा कि भैया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बहुत बड़ा रोल होता है, रेवेन्यू या फिर कोई भी मेरे बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कोई भी आइटम आ रहा है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो वहां पर हमें वो चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। हमें सिर्फ ये देखना है कंपनी का पर्सपेक्टिव ये है कि किसी तरीके से प्रॉफिट बढ़ जाए, किसी तरीके से बैलेंस शीट का जो शेप है वो अच्छी आ जाए, बस ये चीज पर्सपेक्टिव होता है कंपनी का। तो होपफुली आपको इस वीडियो के थ्रू काफी कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना और किस तरीके की आपको वीडियो चाहिए फ्यूचर के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।